दोस्तों, अरब की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी कोने में यानी कि अरेबियन गल्फ के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में आपको एक छोटा सा देश नजर आएगा जिसका नाम है कुवैत। इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 17,818 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुवैत से भी काफ़ी कम है। ये जो देश है अपने समृद्ध तेल संपदा यानी कि जो ऑयल यहाँ से निकलता है उसके लिए, और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार यानी कि ओशियन से जो बिजनेस होता है उसके लिए बहुत ही फेमस माना जाता है और प्रमुख सेंटर माना जाता है। कुवैत की जो हिस्ट्री है, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो 18th सेंचुरी से शुरू होती है, जब अरब की कुछ जनजातियों द्वारा कुवैत शहर की स्थापना की गई थी। मतलब कुछ एक ट्राइब्स थी यहाँ पर जिन्होंने इस शहर को बसाया था। 1897 में ये जो शहर था ये ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया, यानी कि ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया, और 1961 में इसको अपनी फ्रीडम मिली। तो याद रखना कब आज़ाद हुआ कुवैत? 1961 में। अगस्त 1990 में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जब इराक जो है वो इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो इसको बचाने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाएं आती हैं। मतलब अमेरिका जो है गठबंधन करके कुछ एक सेनाओं को भेजता है और कुवैत को आज़ाद करवाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है 1990 की, ये आपको याद रखनी है। अगर ऑयल प्रोडक्शन की बात शुरू की जाए तो 1940 के दशक में यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन यानी कि तेल उत्पादन शुरू हुआ, और 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। कुवैत की आगे रिसर्च करने पर यह बात पता चली कि ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, इसलिए कुवैत को पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कुवैत की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अक्षांश या फिर लैटिट्यूड की बात करें तो 28.45 डिग्री नॉर्थ से लेके 30.05 डिग्री नॉर्थ तक ये जाता है, और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 46.30 डिग्री ईस्ट से लेके 48.30 डिग्री ईस्ट तक ये जाता है। इस हिसाब से इसकी जो जलवायु है वो महाद्वीपीय मरुस्थलीय जलवायु हो जाती है, यानी कि गर्म मरुस्थलीय जलवायु हो जाती है। वर्षा की बात करोगे तो यहाँ पर बिखरी हुई सी वर्षा होती है, और सालाना 116.2 मिलीमीटर की वर्षा ही होती है। याद रखना कि ये जो है देश ये 3 तरफ से गर्म रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सीमाओं की बात करोगे भूमि सीमा की, तो उत्तर और पश्चिम में ये इराक से घिरा हुआ है, लगभग 240 किलोमीटर की सीमा है, और दक्षिण पश्चिम में ये सऊदी अरब से घिरा हुआ है, लगभग 250 किलोमीटर की सीमा है। इस हिसाब से इसकी कुल ज़मीनी सीमा लगभग 490 किलोमीटर की हो जाती है। तटरेखा की बात करोगे तो पूर्व दिशा में 290 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो अरब की खाड़ी से लगती है। ईरान के साथ इसकी समुद्री सीमा भी जुड़ती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मतलब समुद्र के माध्यम से ये ईरान जा सकता है। यहाँ पर आपको कुवैत के बारे में एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था। छोटा सा तो देश है तो इजीली हमला कर दिया था। तो ऐसे में अमेरिका ने अपनी सेनाएं बनाई, गठबंधन की सेनाएं बनाई, और कुवैत को आज़ादी दिलवाई थी। ऐसे में कुवैत जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल यूनियंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसीलिए कुवैत ने भी काफी सारे संगठनों को ज्वाइन कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद जिसको जीसीसी भी कहते हैं, उसको भी ज्वाइन कर रखा है। इसके और भी मेंबर्स हैं जैसे कि बहरीन, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरब। इसके अलावा इसने अरब लीग को भी ज्वाइन कर रखा है, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी को भी ज्वाइन कर रखा है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपीईसी कहते हैं उसको भी इसने ज्वाइन कर रखा है, जो विश्व व्यापार संगठन है उसको भी इसने ज्वाइन कर रखा है, और साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन है, उसको भी इसने ज्वाइन कर रखा है। ऐसा इसने क्यों किया है? ताकि इसको सिक्योरिटी मिलती रहे बाकी देशों से, आर्थिक हित मिलते रहे, मतलब ये पैसा कमा सके, अपना जो तेल है वो बाहर निर्यात कर सके, और मजबूत क्षेत्रीय स्थिति भी हो सके। देखिए छोटा सा देश है, अगर इसकी आर्मी भी बनती है तो बहुत बड़ी नहीं बनेगी। तो ऐसे में अगर इराक इसको दोबारा घेरता है या फिर कोई और देश इसको घेरता है, तो ऐसी स्थिति में इसके पास जो है पावर होना ज़रूरी है। और इसको पावर मिलेगी कहाँ से? इंटरनेशनल फोरम से मिलेगी। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसको पावर देंगी, इसको बचाएंगी। बात करें कुवैत की राजधानी की, तो यहाँ पर एक कुवैत शहर है जिसको मदीनत अल कुवैत भी कहा जाता है। वो कुवैत की राजधानी है और कुवैत का दिल माना जाता है। जो फारस की खाड़ी है, जहां पर कुवैत खाड़ी भी मौजूद है, उसके दक्षिणी किनारे पर मौजूद है कुवैत शहर। अब आप देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये इसको पॉलिटिकली, कल्चरली और फाइनेंशियली एक अच्छा खासा केंद्र बनाती है, सेंटर बनाती है। मतलब राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ये जगह एक केंद्र बन जाती है, क्योंकि ये खास है, क्योंकि ये खाड़ी के पास है। दूसरी खास बात ये है कि जो कुवैत शहर है वो प्राकृतिक गहरे पानी के बंदरगाह पर स्थित है। मतलब एक नेचुरल पोर्ट है इस जगह पर, जो बड़े जहाज़ों को शहर के बंदरगाह में उतरने की अनुमति देता है।
देखो, गहरा पानी जहाँ पर होता है ना, डीप वाटर होता है, तो वहाँ पर बड़े जहाज आ सकते हैं। तो ऐसे में ये गहरे पानी का बंदरगाह बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। तो ये एक बहुत खास बात हो जाती है। जो शहर है उसकी कुल तटीय रेखा की बात करोगे तो लगभग 36 मील लंबी है। कुवैत शहर जो है टोटल 9 द्वीपों में बना हुआ है, जिसमें अधिकांश जो है निर्जन है, मतलब वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फैल्का द्वीप है जहाँ पर थोड़े बहुत लोग रहते हैं। इन सभी द्वीपों में जो बुबियान द्वीप है वो 860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा माना जाता है। ये जो द्वीप है ये बाकी देश से एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है जो लगभग 2380 मीटर लंबा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम कुवैत के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो कुवैत का ज़्यादातर भूभाग जो है वो समतल और रेगिस्तानी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम में आपको शिगाया और सलामी मिलेंगे जो कि लगभग 300 मीटर तक ऊपर जाते हैं। और वहाँ से आप पूर्व की तरफ चलना शुरू करोगे, मतलब ईस्ट की तरफ जाओगे, तो वहाँ से ये ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब एक तरीके से ढलान बनी हुई है जो कि लगभग लगभग समतल है। तो कुवैत की खास बात ये हो जाती है कि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको देखने को नहीं मिलेगी, चोटियां नहीं देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत उथली पहाड़ियां जरूर देखने को मिल जाएंगी, जैसे जल अल जोर है, वो एक रिज है, लगभग 145 मीटर ऊंची है। और दक्षिणी कुवैत में देखोगे तो यहाँ पर आपको अहमदी हिल देखने को मिलेगी जो कि लगभग 137 मीटर ऊंची है। इसके अलावा ज़्यादातर पहाड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियां। हालांकि पर्वत ना होने की वजह से यहाँ पर कुवैत को थोड़े बहुत फायदे भी हो जाते हैं, जैसे कि जो भूकंपीय गतिविधियां हैं उससे कुवैत बच जाता है। इसके अलावा समतल भूभाग है तो यहाँ पर शहरी विकास भी अच्छा खासा हुआ है, बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में बहुत सी इमारतें बनी हैं, बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बनी हैं जिससे कुवैत बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि तेल निकाला जाता है। तेल निकाला जाता है तो ये समतल ज़मीन है तो यहाँ से परिवहन आसानी से हो जाएगा। अगर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हुई तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवहन, तो ऐसे में ज़्यादा पैसा लगता है, तो उस चीज़ का खर्चा बच जाता है कुवैत को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें कुवैत की नदियों के बारे में तो देखो, कुवैत के अंदर महत्वपूर्ण 12 नदियों की अनुपस्थिति है, मतलब यहाँ पर 12 महीने बहने वाली नदियाँ तो है नहीं और कोई बहुत बड़ा सोर्स भी नहीं है पानी का। यही कारण है कि यहाँ पर आपको मरुस्थलीय परिदृश्य देखने को मिलेगा, मतलब रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा देखने को मिलेगा, सूखा इलाका देखने को मिलेगा। यही कारण है कि पीने का पानी यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस वक्त कुवैत कर क्या रहा है कि पानी जो है समुद्र का उसका लवण निकाल रहा है, जैसे कि कतर करता है कि भाई पानी में से नमक निकालो, उसको मीठा करो और उसको पियो। अब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में कुवैत को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है इसके ऊपर लगाना पड़ता है ताकि वो इस पानी की समस्या को हल कर सके। अब ऐसा नहीं है कि कुवैत की पानी की कमी का असर जो है सिर्फ लोगों पर पड़ता है, इसका जो असर है वो आपको कृषि पर भी देखने को मिलेगा और जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जीव जंतु होंगे, पानी ही नहीं मिलेगा तो टिकेंगे कैसे, या तो मर जाएंगे या पलायन कर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ देखने को मिलती है। बात करें अगर कुवैत के तेल क्षेत्रों के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। तो यहाँ पर एक जगह है बर्गन, जिसको ग्रेट बर्गन भी कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र है। तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि कुवैत में अच्छी खासी तादाद में तेल निकलता है, जिसकी वजह से कुवैत के पास पैसे की कमी नहीं होती है। इसके अलावा रौदताइन नाम की एक जगह है, वो भी तेल उत्पादित करती है, और सब्रिया ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है। तो बर्गन, रौदताइन और सब्रिया 3 मुख्य जगह हैं जहाँ से तेल उत्पादित होता है। अब यहाँ से इतना तेल निकलता है और कुवैत जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा है कुवैत की वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जो कुवैत की मुद्रा है वो है 1 कुवैती दिनार, जो कि आज की तारीख में लगभग $3.28 के बराबर है। यानी कि 1 कुवैती दिनार जो है वो भारत में लगभग 280 या 281 रुपए के बराबर है। तो आप सोच सकते हो कि डॉलर से भी कितनी ज़्यादा महंगी है, लगभग 3-3.5 गुना ज़्यादा महंगी हो जाती है ये। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि कुवैत इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कुवैत का बेसिक भूगोल आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।